लिसनर, आज का हमारा टॉपिक है इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस के बारे में पढ़ेंगे कि इरेथ्रोपोइसिस होती क्या है एंड इरेथ्रोपोइसिस के स्टेप्स क्या क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इरेथ्रोपोइसिस के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा, हीमोपोइसिस के बारे में जानना होगा। तो हम जानते हैं कि जो हीमोपोइसिस है वो क्या है। पोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शंस एंड हीमो का मतलब होता है ब्लड सेल्स। तो पोइसिस का मतलब प्रोडक्शंस एंड हीमो का मतलब ब्लड सेल्स। तो इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ कि जो ब्लड सेल्स है उसकी प्रोडक्शंस या फॉर्मेशंस को, वो जो स्टेप्स है, वो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस। उसी तरह है इरेथ्रोपोइसिस। पोइसिस मतलब प्रोडक्शन एंड इरेथ्रो मतलब इरेथ्रोसाइट या फिर आरबीसी। तो जिसमें आरबीसी की फॉर्मेशंस होती है, प्रोडक्शंस होती है, डेवलपमेंट्स होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। उसी तरह आता है लुकोपोइसिस। पोइसिस का मतलब प्रोडक्शंस एंड लुको का मतलब लुकोसाइट। जिसमें डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशंस होती है, प्रोडक्शंस होता है, वो मैच्योर्स होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, लुकोपोइसिस, उस प्रोसेस को। ठीक है, उसी तरह आता है थर्मोपोइसिस। पोइसिस मतलब प्रोडक्शन, थर्मो मतलब थर्मोसाइट या प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की फॉर्मेशंस के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोपोइसिस। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि भाई इनकी फॉर्मेशंस होती कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारे जो बोन मैरो है उसमें एक बड़ा स्टम सेल्स होता है, जिसका दूसरा नाम, जिसे बोल सकते हैं हम हिमोसाइटोब्लास्ट स्टम सेल्स या फिर प्लूरिपोटेंशियल स्टम सेल्स। ये जो स्टम सेल्स है वो अनकमिटेड सेल्स है। अनकमिटेड सेल्स मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं है कि भाई एक ही सेल्स की फॉर्मेशंस करवाएगा। ये जो स्टम सेल्स है वो बहुत सारे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशंस करवाता है। उसके बाद आगे ये जो सीरीज़ है उसमें बढ़ जाता है, कोई माइलोइड सीरीज़ हो गई या फिर लिम्फोइड सीरीज़ हो गई। तो उन जो सीरीज़ है उनमें कमिटेड सेल्स आ जाता है, मतलब वो जो सीरीज़ है वो स्पेसिफाई सेल्स की फॉर्मेशंस करवाएगी। तो जो स्टम सेल्स है उससे आगे क्या बनेगा, माइलोइड स्टम सेल्स। माइलोइड स्टम सेल से आगे आगे ऐसे स्टेप में चल के आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड ग्रेनुलेट की फॉर्मेशंस होगी। एंड उसी तरह अगर लिम्फोइड स्टम सेल्स है तो उसमें लिम्फोसाइट की फॉर्मेशंस होगी, जिसमें टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट दोनों ही आ जाएंगे। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि भाई जो हेमोपोइसिस है उसकी स्टेप क्या क्या है, मतलब जो सेल्स है उनकी साइट भी क्या क्या है, मतलब वहाँ वो कहाँ कहाँ उनकी फॉर्मेशंस हो सकती है ब्लड सेल्स की। तो जब बच्चा पहले 2 मंथ का होता है माँ के पेट में, तो योग शैक के द्वारा, योग शैक एक स्ट्रक्चर है, जब प्लेसेंटा की डेवलपमेंट नहीं होती है तो योग सेल्स में उनकी प्रोडक्शंस होते हैं उनके सेल्स की, और न्यूट्रिशन वगैरह उन्हीं के द्वारा जाता है। उसी तरह आगे जो 3 मंथ है, 3 मंथ्स का हो जाए या उसके आगे, तो फिर जो सेल्स की फॉर्मेशन है वो कहाँ होने लग जाती है, लीवर एंड स्पिल में। फिर उसके बाद 20 मंथ का, 20 वीक का हो जाए और बर्थ के टाइम पे या फिर बर्थ के बाद मेनली कहाँ होने लग जाएगी उनकी फॉर्मेशन सेल्स की, बोन मैरो में। उसके बाद हम एक ग्राफ की मदद से समझते हैं कि भाई कैसे इनकी जो सीरीज़ है, मतलब कैसे जो इरेथ्रोपोइसिस है उनकी चलती रहेगी कि साइट कहाँ कहाँ है। तो पहले जो 2 मंथ है उसमें किस में होगा, योग शैक में, फिर लीवर एंड स्पिल में होगा, फिर बर्थ के बाद बोन मैरो उसमें होने लग जाएगा। अब जो बोन मैरो है वो जब पहले बच्चा जब छोटा होता है तो जो सभी बोन्स होती है उनमें क्या होता है, उनमें ही सेल्स की प्रोडक्शंस होने लग जाती है। पर अडल्ट होने के बाद क्या होता है कि कुछ बोन्स ही कैपेबल होती है जो सेल्स की प्रोडक्शंस करवाए। उनमें से बोन आती है फेब्रेटा जो रीढ़ की हड्डी है, वो स्टर्नम जो चेस्ट वॉल की चारों तरफ है, चेस्ट मतलब जो टी शेप की होती है आगे। उसके बाद है रिब्स, पसलिया एंड फीमर। फीमर क्या है, एक बोन है जो थाई बोन है, ये सबसे बड़ी बोन है। तो इनका काम क्या है, जो सेल्स हैं उनके प्रोटेक्शंस करवाने में हेल्प करता, मतलब उनके प्रोटेक्शंस करवाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई
साइट तो हमने पढ़ ही ली। अब पढ़ते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जिनकी ज़रूरत पड़ती है हमारे इरेथ्रोपोइसिस को प्रोटेक्ट करवाने में, मतलब हमारे जो इरेथ्रोपोइसिस है उनके फॉर्मेशंस करवाने में कौन कौन से स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला एक स्टेप है आयरन तो नेसेसरी है। देखो इरेथ्रोपोइसिस है जिसमें आरबीसी की फॉर्मेशंस करवानी है, तो उसमें क्या होता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीम को बढ़ाने, हीम क्या है आयरन है, तो आयरन इज़ अ वेरी नेसेसरी फॉर आरबीसी फॉर्मेशंस। ठीक है, उसके बाद आता है इरेथ्रोपोइटिन एंड थ्राइसिन। ये दोनों क्या है हार्मोन्स है जो रेगुलेट करता है आरबीसी की फॉर्मेशंस एंड प्रोडक्शंस को। उसके बाद है विटामिन्स। विटामिन्स जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन B12 हो गया। जो विटामिन सी है उसका काम क्या है कि आयरन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्व करवाती है और उसका यूटिलाइज करवाती है। उसके बाद आता है और क्या क्या बच गया, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। ये दोनों क्या करवाता है आरबीसी को मैच्योर होने में हमारी बॉडी में हेल्प करवाता है। उसके बाद है इंस्टिक फैक्टर। इंस्टिक फैक्टर क्या करता है हमारी जो बॉडी है उसमें विटामिन B12 की ऑब्जॉर्प्शंस हो, उसका यूज़ हो, उनका यूटिलाइज हो, तो उनमें हेल्प करवाती है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि भाई ये तो हमें पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ज़रूरी है हमारे इरेथ्रोपोइसिस को बनाने में। अब आगे है ऐसी कौन कौन सी स्टेप्स है जिसमें जो इन्वॉल्व है हमारे किसको बनाने में आरबीसी को मैच्योर होने में। तो सबसे पहले एक वो होती है, सबसे पहले क्या होता है एक स्टेम सेल्स होता है। तो स्टेम सेल से आगे क्या बनेगा प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब बड़ा, जो मदर सेल्स होती है वो, प्रो मतलब पहले। उसके बाद बनेगा बेसोफिल इरेथ्रोब्लास्ट, फिर बनेगा पॉलीक्रोमेटोफिल इरेथ्रोब्लास्ट, फिर बनेगा ऑर्थोक्रोमेटो इरेथ्रोब्लास्ट एंड फिर रेक्टिकुलोसाइट एंड फिर इरेथ्रोसाइट। जो ये 3 स्टेप है बेसोफिल इरेथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिल इरेथ्रोब्लास्ट और ऑर्थोक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट, इनको क्या बोलते हैं। जो बेसोफिल इरेथ्रोब्लास्ट है उसको हम अर्लियर नॉर्मोब्लास्ट भी बोल सकते हैं। पॉलीक्रोमेटोफिल का वो है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट एंड ऑर्थोक्रोमेटिन का मतलब है इसका भी वही है कि जो लेट नॉर्मोब्लास्ट है वो, फिर रेक्टिकुलोसाइट्स बनता है, फिर एरिथ्रोसाइट। जो ये सेल्स है मतलब जो पहले इनका क्या क्या डिफरेंस आएगा, मतलब इनके जो पहले सेल का साइज होता है जैसे प्रो इरेथ्रोब्लास्ट है उसमें सेल का साइज बहुत बड़ा होता है, और फिर धीरे धीरे जब आरबीसी मैच्योर मतलब आरबीसी की फॉर्मेशंस होती है तो उस स्टेज तक बिल्कुल उसका साइज का जो सेल है साइज है वो छोटा हो जाएगा, 7 to 8 माइक्रोन ही हो जाएगा, और पहले बहुत ज़्यादा बड़ा होते हैं। ठीक है, पहले उनमें न्यूक्लियस भी काफ़ी बड़े होते हैं और फिर बाद में वो आते आते मतलब मैच्योर होते होते आरबीसी की स्टेज तक आते आते तो वो न्यूक्लियस इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, रेक्टिकुलोसाइट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता। उसी तरह ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, वो भी डिसअपियर होने लग जाते हैं। जो रेक्टिकुलोसाइट्स है उसको स्टेन करके देखेंगे तो उसमें कुछ मतलब क्या दिखाई देंगे, जो फिलामेंट्स आरएनए के वही दिखाई देंगे, और बाद में वो भी इरेथ्रोसाइट्स तक आते आते मैच्योर हो जाए। हमारे ब्लड में हमें 1% नॉर्मली रेक्टिकुलोसाइट्स ही दिखाई देते हैं, और जो ऊपर वाली सीरीज़ बच गई जैसे इरेथ्रोब्लास्ट वाली थी, ये वाली जो सीरीज़ है वो हमारे ब्लड में दिखाई नहीं देगी। ये हमारी बोन मैरो में ही सेल्स की फॉर्मेशंस होते हैं, तो बोन मैरो में ही रहते हैं। तो हमारे ब्लड में कौन कौन से सेल्स हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देंगे, रेक्टिकुलोसाइट्स एंड इरेथ्रोसाइट। रेक्टिकुलोसाइट्स भी 1% ही पाए जाते हैं नॉर्मली एडल्ट में। और उसके बाद जो इरेथ्रोसाइट है वो क्या है, वो भी मतलब मैच्योर है तो वो तो दिखाई देगी हमारे ब्लड में। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद यही है कि भाई ये जो सेल्स है उनकी स्टेप्स बताया है कि भाई अर्लियर नॉर्मोब्लास्ट है, फिर मतलब 3 स्टेप्स होते हैं नॉर्मोब्लास्ट की, अर्लियर इंटरमीडिएट एंड लेट, और फिर उसके बाद रेक्टिकुलोसाइट बनता है और फिर आरबीसी की फॉर्मेशंस होती है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद अदर।